हम स्टार्ट करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसी से सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है। पीरियोडिक टेबल का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये डी ब्लॉक बनाता है। दिस इज डी एंड एफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। नाउ व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ग्रुप हमारे पास एलिमेंट लाइंग इन 3 to 12 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यह काउंट करके देखिएगा, 3 से 12 तक ही ग्रुप बनेंगे। 3 to 12 ग्रुप में जो लाई करते हैं दैट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1, डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ns 1 to 2, n-1 स्टैंड फॉर एक से लास्ट से पहले वाला शेल। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूं 3d4s, मतलब अगर s में 4 है तो d का थर्ड, लास्ट से एक पहले वाला, दैट इज n-1 यहाँ पे डिनोट करता है। d में 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन्स जो कहते हैं हम d में यहाँ पे होंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहा जाएगा। डी ब्लॉक को हम कभी कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास इनकम्प्लीटली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पहली बात तो ये एस और पी के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और दूसरा, यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इनकी एक कंडीशन है ट्रांजिशन मेटल्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई भी एलिमेंट अगर डी ब्लॉक का है तो वो डी ब्लॉक का नहीं कहलाएगा। अगर उस एलिमेंट के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, या तो उस एलिमेंट में हो या उसके आयन में हो। देखिए कैसे, अब कहता है जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों ही ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, क्योंकि तीनों के लास्ट के डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो दिस इज 4s2 3d10। अगर मैं Zn2 पॉजिटिव आयन भी लिखूं, Zn2 पॉजिटिव आयन भी लिखूं तो भी हमारे पास 3d10 ही बचेगा, उसमें भी हमारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी हमारे पास जो ऑर्बिटल है नहीं आता। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो आप कहेंगे कि कॉपर में भी तो 4s1 3d10 है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 4s1 एंड 3d10 होती है। 4s1 3d10, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर। This is the electronic configuration for copper. Then how come this be a D block element and why not zinc a D block element? देखिए ये क्वेश्चन अराइज होता है। फिर कॉपर के अगर मैं 2 पॉजिटिव स्टेट में देखूं, 2 पॉजिटिव स्टेट में, तो यहाँ पर हमारे पास 3d9 आ जाएगा। Copper in 2 positive states shows 3d9 configuration, which shows that in one of the ion copper is showing 3d9 configuration, which means that copper is a d block element while zinc is not. तो जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 3d, 4d एंड 5d तीनों एक ही ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो ये तीनों के तीनों ही they are not regarded as transition elements, और ये एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है F elements constitute F block elements 4f and 5f सीरीज, जो कि नीचे बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लाई कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास इन दो सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिलिंग होता है। तो अब हम बात करते हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज की, हमारी 4 ट्रांजिशन सीरीज। तो सबसे पहले सीरीज है हमारी 3D सीरीज, जो कि स्कैंडियम पे शुरू होके जिंक पे खत्म होती है। इसकी फिलिंग होती है 3d4s। जैसे स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। ठीक है, स्कैंडियम एंड सो ऑन। बस यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी एनोमॉलस होती है, थोड़ी सी एक्सेप्शनल होती है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। देखिए कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 4s1 3d10। ये इस वजह से होता है क्योंकि डी फुली फिल्ड
कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, राइट? फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर ऑलवेज स्टेबल। तो डी को कंप्लीटली फिल्ड बनाना है हमें यहाँ पे, डी को कंप्लीटली फिल्ड बनाना है हमें यहाँ पे बेटा। दैट इज वाई हमारा एस में एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया कॉपर में, और क्रोमियम में भी सेम 4s1 3d5। डी को कंप्लीटली फिल्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही रह गया एस में भी। तो ये क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है दिस इज 3d सीरीज, फिर आता है 4d सीरीज। 4d सीरीज में हमारे पास आता है यूट्रिबियम से कैडमियम तक हमारी होती है 4d सीरीज। उसके बाद जिसे हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। 5d सीरीज में हमारे पास एटॉमिक नंबर La, जो कि एक आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, बाकी सब कॉन्टिन्यूएशन में है, क्योंकि ये लेंथेनाइड होते हुए भी लेंथेनाइड नहीं है। जस्ट लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड में भी वही कॉन्सेप्ट होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल ऑर्बिटल वाला, पर इसमें ऐसा नहीं था, इसलिए ये रखा लेंथेनाइड्स के साथ जाता है, पर ये कंसीडर एक डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होता है। तो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। उसके बाद हमारे पास 6d ट्रांजिशन सीरीज, 3d 4d एंड 6d में हमारे पास आता है। हमारा मतलब मेनली काम हो ही जाएगा, जहां ऊपर तक हमने पढ़ा उसमें ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड 6d ऑर्बिटल होता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की। एक तो ये मेटल है, तो एज ऑल अदर मेटल्स शोज द प्रॉपर्टी दैट दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑल्सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, except mercury which is liquid at room temperature. वेरिएबल ऑक्सीडेशन, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, अनलाइक SN_P ब्लॉक एलिमेंट्स। SN_P ब्लॉक एलिमेंट्स से SN_P ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह नहीं, दे शो अ लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। क्लास 10th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें आप क्या करते हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हो बाय यूजिंग निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। तो ये निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम तीनों के तीनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? डी ब्लॉक से। कंपाउंड्स इनके कलर्ड होते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो जिनके वॉइड में जाके, मतलब जिनके पास छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, उनमें जाके मेटल्स ट्रैप हो जाएं, तो ये जाके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अब हम इनके डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटालिक कैरेक्टर में आ गया मेटल, मेटल में आ गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दैट इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड तो तभी होंगे अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मीन्स दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव। The extra electrons which d block elements have, because of those extra electrons, they have a very good metallic character. High enthalpy of atomization. What do you mean by enthalpy of atomization? First of all, एक एटम को हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है एक एलिमेंट को एटम बनाने में, कंपाउंड को एटम बनाने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब यहाँ पर ये बड़े स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बहुत हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी। इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। तो देखिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने कितना कमाल कर दिया कि हमारी यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो गई, हमारा यहाँ पे एंथैल्पी भी हाई हो गई एटमाइजेशन की, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो गिव रीजंस में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास डिक्रीज होता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, बिकॉज ऑफ, आपको पता है, एज वी गो अलोंग द पीरियड हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है। अलोंग द पीरियड स्कैंडियम टू क्रोमियम तक तो सही रहा, बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज वाज इंक्रीजिंग, द साइज वाज डिक्रीजिंग। पर देखा गया कि आयरन, कोबाल्ट और निकल का जो साइज था वो ऑलमोस्ट सेम था बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस शील्डिंग इफेक्ट? आपने 11th में भी पढ़ा है। तो हमारे पास कॉपर और जिंक का बिगर साइज था, क्योंकि हमारे पास यहाँ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी आगे जाते जाते तक इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकल का शील्डिंग इफेक्ट, मतलब शील्डिंग मतलब जो हमारा शेल है डी और एफ, जो हमारे पास शेल्स ऑर्बिटल्स हैं, ये बड़े इनके पुअर शील्डिंग, न्यूक्लियस के चार्ज को ये नहीं बचा पाते,
लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते पहुंचते दे कैन नॉट शील्ड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इफेक्टिवली। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, खास करके एफ ब्लॉक में ऐसा होता है, डी ब्लॉक में भी होता है और एफ ब्लॉक में भी। तो वहां पे जो हमारा कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होना चाहिए था, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का चार्ज जो है हमारे पास इफेक्टिवली वो नहीं शील्ड कर पाए, तो उसने पकड़ लिया लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी, कहा भाई तू भी आ जा। तो जो हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हमें वेरिएशन देखने को मिलना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिला। एटॉमिक रेडिया यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है स्कैंडियम टू क्रोमियम, वाइल आयरन कोबाल्ट एंड निकल का ऑलमोस्ट सेम जा रहा है हमारा। तो रेगुलर डिक्रीज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम। मैग्नीशियम जो आपका मैंगनीज है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग हमारी यहाँ वीक होती है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज बिकॉज दी मेटेलिक बॉन्डिंग इन वीक इन कंपैरिजन टू दी अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वीक मेटालिक बॉन्डिंग मैंगनीज का लो मेल्टिंग पॉइंट। ये आपके सारे बेटा रीजंस कवर हो रहे हैं जितने भी आपके आते हैं क्वेश्चन में, एग्जैक्टली वही जो आपका पेपर में आ रहा है वही सब कवर हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ वही जो आपके सीबीएसई 2025 में आएगा। आगे हम बढ़ते जाए तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। मेटल्स जो कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होते हैं उनकी एंथैल्पी एटमाइजेशन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ये ज्यादा अच्छे मेटल्स हैं, इनके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको एटम्स में ब्रेक करवाने के लिए। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, ये हमने बात कर लिया। चलिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इरेगुलर वेरिएशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आयन को निकालने की। जैसे हम बात करें डी ब्लॉक की नहीं करते, हम सोडियम की बात करते हैं, हम तो सोडियम की ही बात करेंगे क्योंकि सोडियम के बारे में हम लोग सब जानते हैं ना बढ़िया से। तो Na किससे बनता है, Na पॉजिटिव बनता है प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है। तो यहाँ पे आयन को निकाल दिया तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आयन को बनाने के लिए बेसिकली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे हमारे पास एटॉमिक साइज में वेरिएशन आ गए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी बच्चे वेरिएशन आएंगे ही। बात करेंगे वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी की। वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिएगा विद द फिलिंग ऑफ n-1 d ऑर्बिटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास कैडमियम विद एटॉमिक नंबर 21 क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d1। तो इस तरीके से डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, 3d2 3d3 3d4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं डी में। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। पर देयर आर सम इरेगुलरिटीज, कुछ इरेगुलर वेरिएशंस आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम हमारे पास क्या होगा, क्रोमियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, 4s1 3d5 ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है 4s1 से इजीली रिमूव होगा, क्योंकि वो चाहता है कि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाए जल्दी से। तो 4s1 से इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा, क्योंकि वो चाहता है कि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन जो है बन जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो क्रोमियम की होगी वो बहुत लो होगी। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव होगा स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से, विच इज 4s2 3d10, विच इज अ वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है 4s2 3d10 से, तो बड़ा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज हायर। अब बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर और जिंक की अगर मैं बात करूं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो जिंक की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू कॉपर इज लोअर। क्यों, क्योंकि अब जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s1 3d10, वो चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली जाए, भागे और मैं स्टेबल हूं। वहीं सेकेंड इलेक्ट्रॉन कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 4s
1 3d10। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा कॉपर में से, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3d10 से निकलना है, जो कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर कुछ हमारी इरेगुलर वेरिएशन आयनाइजेशन एंथैल्पी में इस तरीके से देखी जाती है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम सोचते हैं लर्न करना है एक्सेप्शन है, नो, देखो समझोगे तो समझ आ जाएंगी चीजें, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं होता, आप काफी हद तक आपको समझ ही आ जाएंगी चीजें। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि N-1d और Ns दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी, कभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कभी वहां से, कभी दोनों से, तो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही, हम स्टार्टिंग से बात करते आए हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n × n+2। यहाँ n क्या है बेटा? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया, आप कैलकुलेट करो स्कैंडियम के लिए 4s2 3d1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है d का, वो अनपेयर्ड ही है, ठीक है। तो हमने 1 ले लिया यहाँ पे n की वैल्यू, और आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स का भी आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके पास खाली d ऑर्बिटल होता है। खाली d ऑर्बिटल की प्रेजेंस से दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। इनका सरफेस एरिया भी बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से रिएक्शन इनके सरफेस पे आके हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बहुत सारी होती है, क्योंकि इनके N-1d ऑर्बिटल और Ns ऑर्बिटल दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो दे शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारे ये कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, और आपने देखा है पैलेडियम, प्लैटिनम, ऐसे कैटलिस्ट आपने 10th में एक रिएक्शन पढ़ी है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, उसमें निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ही हम एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे थे। ये सारे ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, अगर मैं कलर्ड कंपाउंड्स कब बनते हैं बेटा? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में पहले जाता है, और फिर जब वापस आता है ना, तो एक एनर्जी रेडिएट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो एक एनर्जी रेडिएट करता है। अगर तो वो एनर्जी विजिबल लाइट की रेंज में लाई करेगी, तब हमें कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। और उसके लिए कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तभी तो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में वो जंप करेगा। अगर है तो ही करेगा ना, अदरवाइज कैसे करेगा? तो डी ऑर्बिटल में आपको पता है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं डी ब्लॉक में, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन हो सकती है। डी ट्रांजिशन एब्जॉर्बिंग कलर फ्रॉम द विजिबल रीजन। अगर वो विजिबल रीजन से कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमारे वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है एक हमारे पास कलर व्हील होता है, देखिएगा, वैसे ये नहीं है बताना आपको, पर फिर भी बता देती हूँ। एक हमारे पास ये कलर व्हील होता है विबग्योर का, जिसमें हम आई नहीं लेते, इस तरीके से लेते हैं। तो अगर हमने ग्रीन रेड कलर एब्जॉर्ब किया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन कलर देगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कलर इस व्हील के अकॉर्डिंग होते हैं। अब हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, छोटे साइज है इन मेटल्स के, इनके कैटायंस पे चार्ज बहुत ज्यादा है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल के अंदर छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, स्पेस होते हैं, जिनमें ये छोटे छोटे एटम्स आके ट्रैप हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जैसे कि हमारे पास ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनकी कोई कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल हमारे पास स्टील है, स्टील भी एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही है। तो ये बड़ा हार्ड होते हैं और मैलिएबल कम होते हैं और डक्टाइल भी कम होते हैं। उसके बाद आते हैं एलॉयज फॉर्मेशन। क्योंकि इनका साइज बड़ा स्मॉल है तो क्या होता है, ये मेटल्स एक दूसरे को क्रिस्टल लैटिस में रिप्लेस कर देते हैं। ब्रास, ब्रोंज, सारे इस टाइप के एलॉयज जो हैं बनते हैं। अब हमारे पास आ रहा है एक बहुत अच्छे कंपाउंड की प्रिपरेशन K2Cr2O7, जो कि जिसमें क्रोमियम है। क्रोमियम एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल है, और ये कंपाउंड क्या है? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हम हर जगह पढ़ेंगे इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप क्रोमियम के निकालेंगे तो आपको +6 मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो दूसरे का क्या करेगा बेटा? रिडक्शन, है ना। खुद इलेक्ट्रॉन्स लेगा, दूसरे का क्या करेगा? सॉरी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बहुत अच्छा केमिकल है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और केमिकल्स को बनाने के लिए। इसको खुद को कैसे बनाया जाता है? डाइक्रोमेट्स को जनरली क्रोमेट्स से प्रिपेयर किया जाता है। क्रोमेट्स Cr2O4 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्या करते हैं? क्रोमाइट ओर को सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट से कंबाइन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। अभी आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्रोमाइट ओर लिया, सोडियम कार्बोनेट से कंबाइन किया इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर O2। हमें यहाँ पे क्या मिल गया? Na2CrO4 Fe2O3 और CO2 जो कि हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब इस Na2CrO4 को एसिडिक मीडियम में हमने ट्रीट किया तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे डाइक्रोमेट। अब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें इससे बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो इसे आप पोटेशियम क्लोराइड से ट्रीट करिए, आपको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसके क्रिस्टल्स क्या होते हैं बेटा? ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसके रिएक्शंस का कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। Cr2O7, पहली बात तो यहाँ पे 7O है, यानी कि ऑड नंबर, यानी कि एक ब्रिजिंग में आएगा। K2Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। O आपका एक किस में आ गया? ब्रिजिंग में, ठीक है। बाकी आपके, क्योंकि 2O पे नेगेटिव चार्ज है तो 2O आपके सिंगल बॉन्ड से हैं, बाकी सारे आपके O डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और K एक पॉजिटिव इधर और एक पॉजिटिव इधर, इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आयोडाइड को आयोडीन, सल्फाइड को सल्फर, टिन को 2 ऑक्सीडेशन से 4 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ देखो, हमने आयोडाइड आयन यूज किया तो आयोडीन बन गया, H2S यूज किया तो आपको सल्फर मिल गया, Sn2+ टिन जो है आपको Sn4+ मिल गया। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन करता है बाकी चीजों का। अब हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जस्ट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना है? पोटेशियम परमैंगनेट के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम एक एल्कली से ट्रीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें K2MnO4 मिलेगा। अब हमें क्या करना है? ये MnO4 2 नेगेटिव हमारा है, इसको एसिडिक मीडियम में हमें क्या मिल गया? MnO4 नेगेटिव, MnO2 एंड H2O। ये आपको अगेन जो है लर्न ही करनी है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इन्वॉल्व हुई है रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस यू हैव टू लर्न, बस ये एक थोड़ा बहुत लर्न है, अदरवाइज समझ आ जाता है चैप्टर, ऐसी बात नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट्स इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ MnO2 विद KOH टू गिव MnO4 2 नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव है, इसको हमने क्या किया? परऑक्सो डाइसल्फेट से ट्रीट किया, वी गॉट MnO4 नेगेटिव आयन, जिसको हम क्या बनाएंगे? जिसको हम फर्दर पोटेशियम परमैंगनेट जहाँ से हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो इस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। ये आपको मेमोराइज ही करनी है रिएक्शन, इनका कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ये दोनों रिएक्शन आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पे MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। आप कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, X -8 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? X इज इक्वल टू -1 +8, तो आपके पास क्या आया? +7, यानी कि खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? परमैंगनेट का स्ट्रक्चर है आपके पास KMnO4 का स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक दिस। KMnO4 को आप लिख सकते हैं MnO4 नेगेटिव, यानी कि एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, बाकी सारे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और सिर्फ मैंगनेट का 2 ऑक्सीजन आपके पास MnO4 2 नेगेटिव हो जाएगा आपका मैंगनेट
विच इज़ दिस आयन, तो उसके अंदर आपके 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये थोड़ी रिएक्शन बेटा लर्न करने की है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसका कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लर्निंग के। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। देखो कई बार क्या होता है, 4f ऑर्बिटल जो होता है ना, 4f ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिवली न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड नहीं कर पाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक कम चार्ज पहुंचना चाहिए पर वो ज्यादा पहुंच जाता है। द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल before 5d orbital result in the gradual increase in the effective nuclear charge, and this phenomena is called as lengthenoid contraction. तो लेंथेनॉइड में हमारे पास क्या है, 4f ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसकी फिलिंग हमारे पास 5d ऑर्बिटल से पहले होती है और उसकी वजह से वो शील्ड तो कर नहीं पाता है न्यूक्लियस का चार्ज। तो जो हमारा रेगुलर, जो हमारे पास आप देखते हो ना, रेगुलर डिक्रीज इन दी एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, वो आपको यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं मिलती है। तो कई एलिमेंट्स का आके सेम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे 4f ऑर्बिटल का जहां पे आपको डिक्रीज मिलना चाहिए था तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, ऑर्बिटल का साइज आके सेम हो गया। क्यों? क्योंकि सेम हो गया, जहां पे वेरिएशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि 4f ऑर्बिटल था। 4f ऑर्बिटल ने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता शील्ड, न्यूक्लियस ने लास्ट के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, उसे उसके चार्ज को बचाना था, वो नहीं बचा पाया, ऐसे स्क्वीज हो गया हमारा एटम। तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पास जैसे कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ऑलमोस्ट सेम, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज नहीं, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडिया है, जो कि डाउन दी ग्रुप हम आते हैं तो इंक्रीज होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3, +2 एंड +4। यहाँ पे हमारे पास लेंथेनॉइड आयंस की कौन कौन से स्टेबल होते हैं, 4f0, 4f7, 4f14, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड है ही स्टेबल। सीरियम 3 पॉजिटिव जो है आपका, इसमें 3 पॉजिटिव स्टेबल है ज्यादा एज कंपेयर टू 4 पॉजिटिव, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ज्यादा स्टेबल है। इस तरीके से आपके, हाँ यहाँ पे मुझे एक चीज आपको बतानी है कि ये दो आपके जो लेंथेनाइड हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन देयर ऑक्सीडाइजिंग, इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये क्या करते हैं, +2 को क्या करते हैं, इमीडिएटली +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, वो मैं अलग से समझा दूंगी आपको यहाँ थोड़ा सा बस देख लीजिए, इससे ज्यादा वैसे आता नहीं है, मैं क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये +3 में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी क्या है, लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 एंड +4 के साथ साथ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है लेंथेनॉइड की वो कम कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। एक्टिनॉइड्स बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं शो, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब बड़े रेडिएशन एमिट करेंगे। तो यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका बेटा सारा इंपॉर्टेंट जितना भी था इसके अंदर डी ब्लॉक में, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। जो भी इंपॉर्टेंट था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। रिगार्डिंग अगर आपको लेंथेनॉइड की, अगर आप ये वाला थोड़ा सा लेंथेनॉइड पढ़ लेंगे इट इज इनफ, पर फिर भी आप चाहते हैं कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट की और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी।